आपके इस फंक्शन की इनॉग्रेशन पे सृष्टि बहुत ही ज्योग्राफी या जियोलॉजिस्ट के लिए एक दिल से छूने वाली बात है। और सृष्टि को कैसे चलाना चाहिए और कौन चलाता है, ये भगवान चलाता है। तो इसके बारे में हम कुछ बताता हूँ। जैसे भगवान, हम इसको पूजा के रूप में मान लेते हैं। भगवान, हम सब बोलते हैं भगवान कौन है, आपका भगवान कौन है, लेकिन सृष्टि को कैसे चलाना चाहिए वो भगवान के जरिए हमारे पूर्वजों ने बताया। एक छोटी सी बात क्या कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो भगवान का अर्थ होता है, जैसे 5 शब्दों का, ये अक्षरों का, ये भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। तो हमें इन सब चीज़ों को याद रखते, हमारे पूर्वजों ने बताया, इन सब चीज़ों को याद रखते हुए तुम्हें अपना जीवन यापन करना है। और कोई भी हम कार्य करें तो अपनी कितने आराम से हम अपनी सोसाइटी के साथ जी सकते हैं और भगवान को याद करते हुए कार्य करना। तो इसका मतलब आज मैं एक पानी के विषय में और क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट हिमालयस और ग्लोबल सिनेरियो में क्या है, आने वाला सिनेरियो कैसे होगा, उसके बारे में बात करूँगा। और मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन इससे शुरू करता हूँ कि मैंने बनाया एक क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत अहम विषय बन गया है। हर कोई कुछ कार्य करने लगता है, उसके बारे में ख्याल आता है क्लाइमेट चेंज। कोई कुछ बोलता है उसको क्लाइमेट चेंज ऐसे हो गया जैसे कोई एक प्रेयर बन गई। क्या है ये? तो इसमें क्या है कि गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, pollution and technology, accept the things I cannot change, climate, serenity and wisdom to know the difference। तो आजकल क्या है कि कुछ भी चीज़ कर लो, आजकल पोल्यूशन को क्लाइमेट से जोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी की डिटीरियोरेटेड टेक्नोलॉजी के कारण जो प्रॉब्लम्स हमारे को फेस हो रही है उसको भी हम क्लाइमेट से जोड़ देते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स है टेक्नोलॉजी से और पोल्यूशन की, क्लाइमेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लाइमेट हमारे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट चेंज, वो एक नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस है। वो आगे मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। तो ये रिसर्च जो बेस्ड है वो मेरी पिछले 20-25 साल से हम काम कर रहे हैं हिमालयस में ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो पहले ये इट वाज कंसिडर्ड ग्राउंड वाटर माउंटेन्स डिवाइड ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो मैंने आपका ये पिछले 20 साल से हमने इसकी डिफरेंट हिमालयस में काम किया और उसमें हमने इसको पूरे हिंदू कुश हिमालयस को डिफरेंट हाइड्रोस्टैटिग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है और उसमें 7 हमने हाइड्रोस्टैटिग्राफिक जोन्स डेवलप किए हैं पहले वाला। और उसमें ये मॉडल बनाया है जिसके कारण एक हाउ ग्राउंड वाटर इज मूविंग इन द हिमालयन रीजन, बेसिकली मूवमेंट ऑकरेंस एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन हिमालयस। तो एक हमने उसके बाद एक जब ये पता लग गया तो वी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट कि हम इसमें अकाउंटेबिलिटी लाएं और एक मिशन लेके आए कि राइट टू, हर एक के पास एक राइट फ्री वाटर के लिए होना चाहिए और फ्री एनर्जी होनी चाहिए। ये बेसिक राइट। हमारे पास सूरज की रोशनी फ्री आती है, हमारे पास पानी फ्री आता है, तो इसको मैनेजमेंटल प्रॉब्लम करके इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया जाता है सिस्टम को, ये एक बहुत चिंता का विषय है। तो अगर इसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए तो ये फ्री एनर्जी है, बेसिकली फ्री वाटर है और आने वाले 2030 तक या 2050 तक सिस्टम डेवलप कर देंगे ताकि ये सबको फ्री मुहैया कराया जाए और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे दिल्ली की प्रॉब्लम है पानी और बिजली की, इतना लड़ाई झगड़े हो रही है, तो ये क्या कॉम्प्लिकेट कर दिया गया सिस्टम, जबकि ये हर एक के साथ इजीली अवेलेबल है। जितनी हमारे पास पॉपुलेशन आएगी उतना सिस्टम बैलेंस कर देता है। तो ये करते करते हमने क्या किया था, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन जब कर रहे थे तो हमने ये पूरे हिमालयस में करते करते 14,000 में हमने आर्टिफिशियल कंडीशन निकाली। आर्टिफिशियल कंडीशन आप सबको पता ही होगी कि मतलब वो पानी अपने आप आ जाता है। तो इतना ज़्यादा भरमार है हमारे पानी की यहाँ पे कि पानी की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है हमारे पर। और ये हमारे को उसमें जो गिनीज के और लिम्का में हमारे रिकॉर्ड आए हैं, सब दर्शाते हैं कि पानी की भरमार है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पिछले साल हमने किया था जब हमारी 1962 की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ। तो इस पिछले साल क्या हुआ था, काफ़ी थ्रस्ट हो गया था वहाँ पे चाइना वाले सेक्टर में, क्योंकि वो चाइनीज कुछ आगे आ रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे और उस एरिया में। तो ये वाला जो पीक आप देख रहे हो, ये पीछे वाली, ये रिजिंगला की पीक है जहाँ पे हमारे 114 जवान 1962 में शहीद हुए थे और उसी के कारण हमारे को यहाँ पे ये प्रोजेक्ट दिया गया था पानी के। तो काफ़ी इस दुर्गम क्षेत्र में हमारे जवान वहाँ पे बेसिकली काम करते हैं। एंटायर आर्मी इज सर्विंग ऑन दिस डिफिकल्ट पोस्ट, जहाँ पे हमारे अभी भी पानी की इतनी किल्लत है कि पिछले साल तक हम उनको करते। तो बेसिक आइडिया क्या था कि जितने भी डिफिकल्ट एरियाज हैं, बेसिकली लद्दाख क्या है
जो हमारा मेन थ्रस्ट एरिया रहा है वो हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड माउंटेन डेजर्ट है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, और उसमें क्या है कि इतनी अनसर्टेनिटी कंडीशंस के कारण वहाँ पे पानी बहुत है, क्योंकि सिंधु नदी बह रही है वहाँ पे, इंडस रिवर इज देयर, और इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं, फिर भी वहाँ पे जो पानी की किल्लत है अभी भी बहुत। अगर आप जाओगे कभी ले, जैसे अगर आपने देखा होगा उसमें, तो वहाँ पे अभी भी किल्लत बहुत है। तो इसमें क्या है कि ग्राउंड वाटर एक बहुत अहम सोल्यूशन आया है एक इसको सॉल्व करने के लिए, और इसी के तहत हमने सियाचिन ग्लेशियर में भी बेस में हमने ठंडा पानी तो निकाला ही था 2000 में, लेकिन 2012 में हमने गर्म पानी भी ढूंढ निकाला वहाँ पे। अच्छा, ये तो ये ऐसे जब हम आर्मी के लिए बोर कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस में, पूरे लद्दाख के एरिया में, हिमालय में, हाई ऑल्टीट्यूड में, तो हमारे को काफ़ी डिफरेंट। अब आपके लिए, मैं तो जियोलॉजिस्ट हूँ, तो मतलब मैं भूगर्भ, मतलब गर्भ के साथ एसोसिएशन रहता है, और आप लोग भूतल से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो ये जो एविडेंसेस निकल रहे हैं हमारे पास, ये सारे जियोलॉजी के बोरवेल के सैंपल हैं। तो इसमें हमने पहली बार ये दिखाया कि इंडस रिवर नहीं था पहले वहाँ पे, उसमें पहले इंडस ग्लेशियर के एविडेंसेस हमारे को मिले। इंडस ग्लेशियर जो था, तो ये 11,714 साल तक वहाँ पे डोमिनेट करता था, मानसरोवर से लेकर इंडस तक। तो काफ़ी ये लेंथ तक जो आइस एज थी, लास्ट आइस एज, वहाँ पे इसका डोमिनेंस थी। तो अगर हम पूछें तो अभी जैसे ज़्यादातर कहानी होती है कि देखो जी अंटार्कटिका में नॉर्मल क्या होता है, जो भी UNIPCC की जो जितनी भी आप पिक्चर्स देखेंगे तो वो सारे दिखा देंगे ग्लेशियर इतने मेल्ट कर रहे हैं, या अंटार्कटिका में आइस इतनी मेल्ट कर रही है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास साइकोलॉजी आएगा, अच्छा था इतना मेल्ट कर रहा है, अरे वहाँ पे आइस है तब मेल्ट कर रहा है। हमारे पास जो ग्लेशियर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से पहले, जैसे चंडीगढ़ वाले एरिया में भी तक ग्लेशियर्स के इम्पैक्ट है, यहाँ दिल्ली तक भी कई जगह ग्लेशियर्स के इम्पैक्ट है, लेकिन क्या है कि वो पहले खत्म हो चुके हैं हिमालय में, अब इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो अब क्या है कि वो साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग साइकिल में हम हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है अंटार्कटिका और आर्टिक में आप देख रहे हो, हिमालय में इतना इम्पैक्ट नहीं है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो क्या है कि इसमें अब जियोग्राफी या जियोलॉजी, मतलब मैं इसमें ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि हम जियोलॉजी के ज़्यादा लेक्चर देते थे, पहला है कि आपके साथ मैं कर रहा हूँ काम। ये तो क्या है, जियोलॉजिकल डेफिनेशन दिया मैंने इसमें, और वो जियोग्राफी से काफ़ी रिलेटेड है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या है, एक जियोग्राफी के या एक जियोलॉजिस्ट के दिशा से, तो मेरे ये, the climate change is a natural cyclic process of global warming and cooling, like day and night, wherein global warming phase acts as a transporting agency in nature. Floods and cyclones उसके अहम किरदार है, responsible for transporting all the materials deposited during global cooling times. अब मेरे ख्याल से अगर आप इसको इत्तेफाक करते हैं, इससे समझ, तो मतलब क्या है कि जब भी आपने देखना है कि नेक्स्ट फ्लड कहाँ पे आना है या नेक्स्ट साइक्लोन कहाँ पे आना है, देख लो जितना हाइट आपका डिब्रीज पड़ी हुई है उसको नीचे लेके जा रहा है समुद्र में। तो क्या है ये, अगर आप भूगर्भ वैज्ञानिक के तौर पे देखोगे तो उसमें क्या होता है कि आप इसको पूरे रॉक्स को भी एक लाइफ के फॉर्म में देखते हो, इसका भी जन्म होता है, डेवलपमेंट होती है, मरण होता है।